कक्षा 10 की वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं अपने सभी अभिभावक गणों एवं दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ अपने सभी प्रतिभागियों का भी स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि सबका इस वाद विवाद प्रतियोगिता में सबका बेहतर प्रदर्शन होगा। और एक एक करके सभी अपना परिचय दें। मेरा नाम रागिनी है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। I am Manu Singh from class 10. I am Aditya, student of class 10. I am Suraj Kumar from class 10. Myself Abhinay from class 10. Myself Pranav Prakash from class 10. Myself Aditya Narayan Singh from class 10. चलिए सबसे पहले अरे पढ़ाया नहीं गया, पढ़ी नहीं हो गया, सर बोलते हैं आओ 9 क्लास से तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, कुछ तो बोलोगी। चलो आओ, चलो इतने सारे एक्टिविटियाँ कराया जाता है, एक डिबेट है, एग्ज़ाम है, वीकली एग्ज़ाम, ताकि बेहतर हमारे स्टूडेंट सब बेहतर हों। चलिए सबसे पहले MCQ पाठ्यक्रम से जो क्षितिज है, कृतिका है, उसके MCQ से प्रश्न रहेगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड में आपसे पूछूंगा व्याकरण, जिसमें पद परिचय होंगे, पद परिचय ही केवल पूछूंगा, या अलंकार, पद परिचय और अलंकार, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपको लिटरेचर में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं MCQ पे। चले पढ़ते जाएं और बताते जाएं। आपसे आदित्य पढ़ते जाओ और बताते जाओ, कौन सा ऑप्शन हो जल्दी। बिस्मिल्लाह खां सांप्रदायिक स्वभाव रखने में किस प्रकार सहायक है? बिस्मिल्लाह खां सांप्रदायिक सद्भाव रखने में किस प्रकार सहायक हैं, बताएं जल्दी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वे काशी की संस्कृति के पुजारी हैं। राइट आंसर। चलें ये नहीं, ये सभी होगा, रॉन्ग। देखें, उनके लिए गंगा मैया बहुत महत्व है, वे हनुमान मंदिर में शहनाई बजाते हैं, वे काशी की संस्कृति के पुजारी, ये सभी होगा। इसीलिए सद्भावना। चलिए 4 नंबर, फिर देखेंगे बाद में। हाँ आपका बिस्मिल्लाह खां को काशी का नया हीरा क्यों कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने 2 धर्मों के एक साथ होने, भाईचारे की प्रेरणा दी, इज राइट आंसर। जब तुम आ नहीं रही तो कितना सुंदर जवाब दे रही हो। जवाब कहाँ दिया? चलो अगला। गद्यांश के आधार पर काशी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चल क्या है? काशी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, बताएंगे आपका? गद्यांश के आधार पर काशी की सबसे बड़ी व्यवस्था
इसी से ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा। काशी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन में देखो, पढ़ो, समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन रिपीट है। दो अच्छा, क्वेश्चन रिपीट है। चलो, हाँ, लेखक ने किसको एक दूसरे का पूरक माना है? ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एक दूसरे का पूरक है बिस्मिल्लाह खान और विश्वनाथ, बाबा काशी विश्वनाथ। क्या हो रहा है? आइए, अच्छा ये बात है। चलिए, हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर आपके लिए। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। इज रॉन्ग आंसर। देखो, फिर से समझो, रॉन्ग ऑप्शन। ऑब्जेक्शन किसका था? पहले हाथ उठा। हाँ मेरा। चल तुम बताओ। 4। हाँ, 4 नंबर राइट। चारों की कमी खलती है बिस्मिल्लाह खां को। हो गया। हो गया। अब तुमसे किससे? इससे और एक बार क्या कर रहे हैं? व्याकरण। वाक्य वाक्य बनाना करी दो बार। नहीं, वाक्य नहीं करना है। अलंकार है, पद परिचय है। अलंकार में चलते हैं। जल्दी जल्दी। चलिए, अलंकार स्टार्ट करता हूँ। बताओ, इसमें कौन सा अलंकार है? कोई ऑप्शन नहीं। अनुप्रास अलंकार। राइट। मंत्र साहब जल्दी बताते जाओ, कौन सा? उपमा। जिसको ऑब्जेक्शन करोगे जल्दी हाथ उठाओगे। जिसी का अगर गलती सुनते हो उसी को नंबर देंगे, उसको फिर एक्स्ट्रा नंबर उससे जाएगा। तो तुम बताओ, ये हाथ उठाया। श्लेष अलंकार। सलेश अलंकार इज राइट आंसर। किनका नंबर है? चलो तुम बताओ। उत्प्रेक्षा अलंकार राइट। राइट। चलो तुम बताओ। सॉरी सर, अतिशयोक्ति अलंकार। नहीं, अब चलिए, ये सुधार दिया। चलो ठीक है। किनका है? चले बताए। सिर फट गया उसका, वही मानो अरोड़। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति। चलो राज आदित्य। उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो दिया हुआ नहीं समझ में आया। नहीं, मानो। चलो, जल्दी। अलंकार में इतना समय नहीं। अतिशयोक्ति अलंकार। हाँ, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार राइट। चलिए आप बताएं। सलेश अलंकार।
जल्दी बताएं। ऑब्जेक्शन किसी का नहीं आया, हम आगे बढ़ेंगे। आपका रॉन्ग है। नहीं अब बोलेंगे तब क्या? नहीं नहीं, इस बार नहीं, अब नहीं। आपका रॉन्ग है। देखिए बढ़ा चढ़ा के कथन कह रहा है कवि अपनी नायिका के बारे में। चले, अतिशुक्ति अलंकार देखिए, नोट कीजिएगा, फिर जाकर देखिएगा, ठीक है। पंखुड़ी, गुलाब की पंखुड़ी वाला याद रखिए। किनका था? चले जल्दी। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार इज रॉन्ग आंसर। किसी का? चले उनका। सलेस अलंकार। हाँ, सलेस सलेस अलंकार, राइट, बराबर में आ गया। चलो मंतसा जल्दी। हाँ, इस पंक्ति में बताइए कौन सा अलंकार है? बाल बाल को बोली बधू नहीं तो ही, इसमें कौन सा अलंकार है? एक एक करके बताएं। किसका है? हाँ, श्लेष अलंकार। सर बताओ। अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। चले दूसरा किनका था? चले आपका। उपमा अलंकार। राइट उत्प्रेक्षा अलंकार। राइट, आपका नंबर है, जल्दी बोलो। उपमा अलंकार। किसमें उपमा? इसमें बहुत सारे अलंकार हैं, बताओ। स्पष्ट करोगे? स्पष्ट करोगे? सम लगा हुआ है नीचे उपमा अलंकार। किसमें? बढ़त। किसमें नहीं, बताओ किस किस शब्द में उपमा अलंकार? जल्दी बताओ, ऐसे नहीं, इसमें स्पष्ट करोगे तब ना। इसमें वचन बोले रघुकुल भानु। सम जल और वचन के बीच में तुलना किया गया है, उपमा अलंकार, ठीक है। और जाओ पहले, इनका नंबर। आहुति सरिस भृगुकुल। हाँ आहुति सरिस भृगुवर कुकु। हाँ, तो क्या है बताओ? उपमा अलंकार। सरिस किसमें उपमा है? आहुति भृगुवर कुकु में। हाँ तो बता, नहीं पूरा स्पष्ट जवाब देना पड़ेगा, ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। भृगुवर कोकु किसानी में उपमा अलंकार है क्योंकि सरिस लगा हुआ है। हाँ, सरिस लगा हुआ है तो हम स्पष्ट बताओगे ना। इसमें किससे क्या, किसका कंपेयर किया गया है कि उपमा अलंकार होगा? यहाँ मतलब लक्ष्मण का ना। लक्ष्मण का हम नहीं बताना चाह रहे हैं, बताओ, तुम बताओ। जल संवचन में ना उपमा और अलंकार तो है। बता दिया है, और इसमें जो नहीं बता पाया। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। हाँ, यहाँ पर रूपक अलंकार। और आहुति सरिस भृगुवर कोपु में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है ना। तो बताओ ये क्या है? परशुराम का क्रोध। परशुराम का क्रोध अग्नि है। चले ठीक। खत्म हो गया। चले इसी पे अब सीधे चलते हैं पद परिचय में। और एक बात आ गया है अलंकार। पैक कीजिए, पैक कीजिए। नहीं है, नहीं पूछना है। पीडीएफ चला गया, आइए ना। यही पूछना है। नहीं, ये हो गया है। पैक कीजिए। और एक बार अब बताइए कौन सा चीज़ पद परिचय? पद परिचय टाइम है ना, बहुत टाइम, बहुत समय। चले पद परिचय पे चलते हैं। चले आपसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पद बोल के पढ़ोगे एक एक सेंटेंस और तब जवाब दोगे। जल्दी। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सकर्मक क्रिया पुलिंग इज रॉन्ग आंसर। हाँ, रुक जाओ। आग दिलाई कहाँ गया भाई?
इसमें पतोहू से आग दिलाई, यहाँ पे क्या होगा बताए? नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन ऑप्शन होगा। नंबर डी होगा, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, वही तो हाँ। बोले अतरज हुआ इसमें। चले आपका रॉन्ग है, किसी का इसमें सही नहीं होगा, आपका रॉन्ग। मेरा पॉइंट, हम खुद देखें कि ऑप्शन कोई होगा ही नहीं। मेरा पॉइंट। चले आपका रॉन्ग होते जा रहा है, देखिए इतना बढ़िया आपका। आज ही हमने हिंट्स नहीं देना है। जल्दी क्या हुआ? हाँ डी। माइक लगाओ, माइक में बोलो। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे पहले आदित्य ने फोन उठाया। इधर भी उठाया। अच्छा तुम लोग उठाए हो, ठीक है। तब चल तुम बताओ। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। आज ही क्लास में पूर्व का क्या ऑब्जेक्शन किया था, क्या नाम है बताए थे ना? पूर्वकालिक क्रिया कहाँ लगता है? बैठकर करवाए थे। अभी तो क्लास में बताए थे करवाए थे। हाँ सर करवाए थे। पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। इनका है, आपका है ना? चलिए हाँ बोले। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। Yes, sir, right. ठीक है, चलो बताओ जी। जबकि ऑप्शन है तो ये हाल है, बनाना पड़ेगा तो क्या होगा? बी। राइट। चलिए आप बताएंगे। ए। सी। सी इज राइट आंसर। क्या डाउट है किसी को? क्या क्या है? मेरा जल्दी बताओ। दो। क्या? जोर से बोलो। बी। बी। देखिए सबसे पहले इन्होंने हाथ उठाया है। बी 4। राइट। अरे जो यहाँ आएगा तो संबंध बताएगा, जो दूसरा सर्वनामिक होगा। चलिए बताएं। ऑप्शन नंबर डी। क्या? 4। इन्होंने ऑब्जेक्ट ले लिया। चलिए आप बताएं। बी 2। बी इज राइट आंसर। देखिए अब ध्यान से, आइए आप कोई दिक्कत तो पूछें, होगा ना? किस पर मर मिटूंगी? तो मातृभूमि पर। अपनी तो मातृभूमि पर मिट जाए कर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट। पर है, हाँ। अधिकरण कारक है, कर्म कहाँ आ जाएगा उसमें? यहाँ पे मिटूंगी एक वचन पे, यहाँ बहुवचन दे दिया आपने। मैं अपने मातृभूमि पर मिटूंगी, यहाँ पे देखो, मैं अपनी मातृभूमि पर एक वचन है कि बहुवचन? एक आदमी मिटेगा कि सब आदमी? तो मैंने 4 बोला है। चार तो कैसे, तो गलत नहीं है। चार सकर्मक क्रिया कैसे होगा? यहाँ पर अधिकरण कारक है, नहीं होगा। कहाँ आ रहा है? किस पर मिटूंगी? कभी नहीं आएगा, कर्म है ही नहीं। अधिकरण कारक क्रिया का क्या है? आधार है मातृभूमि पर। चले चले आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। ध्यान रीतिवाचक, राइट। ध्यान पूर्वक रीतिवाचक है।
हो गया? बता दिए। बता दिए। चलिए पद परिचय यहीं पे इन करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। वाक्य सर। वाक्य वाक्य सर। वाक्य वाक्य भी करा दीजिए। समय है तो वाक्य करा दीजिए। अभी है टाइम, वाक्य हाँ, करा वाक्य दीजिए। करें। तो पद परिचय वाक्य इन लोगों के लिए इजी है, नहीं पद सर। परिचय में छुड़ाएंगे। एक बारी चलिए प्रश्न उत्तर में अभी चल लगेगा समय, देखते हैं क्या प्रश्न उत्तर करते हैं। कौन सा है? सेकंड लास्ट। 2 नंबर हाँ हाँ, उधर से दूसरा। ये वाला ना, उसी लेफ्ट में में वाला। जल्दी से करिए। चलिए फिर वो वाला नहीं है, 1 नंबर चाहिए था। खैर इसी से चलते स्टार्ट करते हैं। चले आदित्य आप बताएंगे बिस्मिल्लाह खां की तुलना कस्तूरी मिर्च से की गई है, क्यों की गई है? हाँ, क्योंकि कस्तूरी मिर्च के नाभि में कस्तूरी छिपा होता है, जिसकी महक से वो पूरे जंगल में उसे जिस तलाशने के ऐसे लिए- शब्द जिस प्रकार है ना, मृग के नाभि में कस्तूरी है ना छिपी रहती है, हाँ ऐसे वह बोल। उसे तलाश करने के लिए जंगल भर भटकता रहता है। हाँ। ठीक उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां के अंदर भी सुर थे, पर वो खुदा से 5 वक्त के नमाज में सुर की ही कामना उन्होंने की है। सुर उनके अंदर थी, फिर भी उन्होंने खुदा से सुर ही मांगा है। और कुछ पॉइंट छूट रहे हैं, थोड़ा सा और। चलो ठीक है, सही है आंसर। चलो 1 पॉइंट और था। चलिए आप बताएंगे। बिस्मिल्लाह खां बचपन में रसूलन भाई और बतूलन भाई के जब रसूलन भाई और बतूलन भाई से भी प्रभावित थे, और जब वह कुलसुम की कुलसुम वाले गली में जाती थी, तब वो जब कचौड़ियाँ छानती थी तो उसमें से जो छन छन की आवाज़ आती थी वो भी उन्हें सुर की तरफ प्रभावित करती थी। तो यही सारी चीज़ें उन्हें प्रभावित की थी। बस इसी से प्रभावित हुए हैं। ऑब्जेक्शन जिसको करना करेंगे जल्दी, ऐसे हम बार बार बोल रहे हैं। इस प्रश्न में नहीं, इस प्रश्न में उनका गलती करेंगे। ऐसे सबका जिसका हाथ पहले उठेगा उसी को नंबर देंगे, हालांकि गलत है। बहुत लोगों से प्रभावित हुए, तो पहले नहीं तो सबको बताना किस किस से प्रभावित हैं। तो यहाँ विस्तार से 4 नंबर का ये प्रश्न आता है, तो विस्तार नहीं करेंगे, 2 लाइन में बोलेंगे तो उनका भी नाम आएगा। अपने मामा जान से, अपने नाना जान से सबसे प्रभावित थे। बचपन में उनकी कैसे प्रभावित थे, उनका बचपन से लेकर सबको बताना पड़ेगा, विस्तार से बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके लिए। खान साहब भारत रत्न जैसे उपाधियों तथा पुस्तकों से सम्मानित किया गया था। खान साहब किन किन उपाधियों से तथा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? हाँ बताओ। भारत रत्न, भारत रत्न और कोई पुरस्कार नहीं मिला? और चलिए किसी के पास, हाँ बताओ। देश रत्न। हाँ, भारत रत्न तो मिला ही है, देश रत्न। हाँ बताओ। सेनाई के नायक, सेनाई मंगल ध्वनि का नायक नहीं, वो उपाधि थोड़ी है। चले किसी के पास उत्तर नहीं है। चले आप क्या? कुलसुम की देसी घी की बनी कचौरियों को खान साहब संगीत में कचौड़ी क्यों कहते थे? काशी के जीवन में उनके आकर्षण की और क्या वस्तुएं थी? कुलसुम जब बिस्मिल्लाह खां कुलसुम की गलियों से जाते थे तो वहाँ पे जो कुलसुम थी वो कचौड़ियाँ ताज़ी घी में कचौड़ियाँ जब छानती थी उसमें छनने से आवाज़ आती थी, जो उन्हें सहनाई संगीत को मैं बनाती थी।
इसने उठा दिया था। हम इधर देख इधर नहीं रहे देखते हैं। नहीं है। चलो ठीक, इसमें आप बताएं कौन सा पॉइंट इसमें छूट गया, आप बताओ। बिस्मिल्लाह खां अपनी किशोरावस्था में बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित थे और कुलसुम की देसी घी की जो दुकान थी वहाँ पे कचौड़ी और जलेबी छनती थी। तो जब तेल में कचौड़ी छनती थी तो उससे छन से आवाज़ आती थी और जो बिस्मिल्लाह खां को आरो और औरों से अवगत कराती थी और वो इससे प्रभावित थे। उठने वाले उस आवाज में, छन से आवाज में, उसमें संगीत में है ना धुन सुनाई देने लगता था उससे, जिससे प्रभावित थे। सही है, ठीक। और इसमें और उत्तर है, काशी के जीवन में उनके आकर्षण की और क्या वस्तुएं थी? तो अधूरा बहुत बताओगे पहले। हाँ, किशोरावस्था में बिस्मिल्लाह खां फिल्मों के भी बहुत बड़े शौकीन थे। हाँ। वो अपने मौसी और मामा से दो पैसे का 2 अठन्नी लेके 6 अठन्नी से फिल्म देखने जाते थे और उनकी एक मतलब जो एक फिल्म की स्टार थी सुमित्रा, वो उनसे भी मतलब बहुत प्रभावित थे और इसी से प्रभावित। चलो ठीक, फिर आप ही का है, हो गया, आप ही के पास आएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए इस धरती पर सबसे बड़ा जन्नत काशी सबसे है। बड़ी जन्नत काशी है, क्योंकि काशी में बहने वाली गंगा मैया से भी वो प्रभावित थे और वो विश्वनाथ बाबा और बालाजी से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि वो अपने संगीत वहीं से सीखे थे। जैसे वो बिस्मिल्लाह खां काशी में बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित थे, जैसे कुलसुम की घी वाली कचौड़ी और रसूलन भाई बतूलन भाई। जन्नत क्यों कहा? सबसे बड़ी बात है, जन्नत क्यों कहा है? स्वर्ग क्यों कहा है? धरती स्वर्ग है, स्वर्ग की उपाधि दी है। तो वैसा जवाब दो जिससे ये सिद्ध कर दो कि धरती स्वर्ग ही है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए इस धरती पर सबसे बड़ी जन्नत काशी है, क्योंकि उन्हें यहीं पर शहनाई वादक की सुर की प्राप्ति हुई है और सुर की प्राप्ति हुई, सुर वहीं से सीखा है उन्होंने। कहाँ से सीखा? तो उस जगह का नाम बताओगे, कहाँ रियाज करते हैं? टोटल विस्तार करना पड़ेगा। 4 नंबर का ये प्रश्न आता है तो विस्तार नहीं करोगे नंबर नहीं मिलेंगे इसके। वो बालाजी के ड्योढ़ी पर बैठकर शहनाई सीखने का प्रयास करते थे और उन्हें वहीं से शहनाई बजाने की शिक्षा मिली है और वहीं काशी में उनके नाना जान और मामा जान को देखकर उन्होंने शहनाई बजाना सीखा है और काशी से उन्होंने कई उपलब्धियों को प्राप्त किया है। हाँ, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कोई संगीत सीखा है, रियाज किया है और ठीक है, और उनके जितने भी रिलेटिव थे सब काशी के रहने वाले थे। चलो, बहुत सारी बातें इसमें, बहुत सारे अधूरे रह गए। आपके लिए प्रश्न, चलिए बताएं। गंगा जमुना संस्कृति का क्या अर्थ है? कैसे कह सकते हैं कि काशी में गंगा जमुना संस्कृति रही होगी? गंगा यमुनी संस्कृति का क्या असर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपनी हमेशा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां गंगा जमुनी आज से पहले बताना है तब आगे बढ़ोगे। इसका मतलब क्या होता है? किसी के पास उत्तर नहीं इसका ना? चले, सबसे पहले वो हाथ उठाइए, ऑब्जेक्शन नहीं करोगे। चलो, गंगा जमुनी संस्कृति का आश्रय है। यह हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। काशी में गंगा जमुनी संस्कृति रही है। यहाँ मुस्लिम और हिंदू मुहर्रम हो या होली सभी मिलजुल कर मनाते हैं। और कैसे कह सकते हैं कि काशी में गंगा यमुनी की संस्कृति रही है? ये तो ऐसे स्पष्ट कर दी कुछ हद तक। आप जहां रहते हैं काशी क्षेत्र में, काशी क्षेत्र से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं और काशी क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस क्षेत्र को गंगा जमुना की संस्कृति कही जाती है, यानी हिंदू मुसलमान की एकता की संस्कृति को गंगा यमुना की संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अगर दो समुदाय एक साथ अगर उठ बैठ कर रहे हैं, काफी घनिष्ठता है, ऐसी संस्कृति का नाम ही गंगा यमुनी संस्कृति।
तो यहाँ से स्पष्ट किया, लेकिन कैसे कर सकते, उसको प्रूफ करना है। काशी में गंगा यमुनी की संस्कृति रही है सदियों से, ये आपको प्रूफ करना है। अब हाथ उठाने सब हिंट्स दे दिए तो नहीं आगे बढ़ते हैं, समझ नहीं आता प्रश्न। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न इनका है, चले आप बताएंगे। काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे का पूरक कहे जाते हैं क्योंकि दोनों काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, कथन का आशय स्पष्ट करना। बहुत अच्छा यही प्रश्न है। काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे का पूरक रहे हैं क्योंकि बिस्मिल्लाह खां को अपने शहनाई वादन और उसकी प्रतिष्ठा की प्राप्ति काशी विश्वनाथ मंदिर पर बैठकर शहनाई बजाने का रियाज करके ही मिला। और जो विश्वनाथ किसी को चले अब बताएं। काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक है। जिस प्रकार बिस्मिल्लाह खां का नाम लेते ही हमारे दिमाग में बाबा विश्वनाथ का चित्रण आ जाता है, और बाबा विश्वनाथ का नाम लेते ही काशी के प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का चित्रण हमारे दिमाग में आ जाता है। ये देखिए, काशी पहले बाबा विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। काशी का नाम लेते ही बाबा विश्वनाथ का नाम याद आता है, और जब से बिस्मिल्लाह खां शहनाई से जुड़ गए, अब काशी है ना उनके नाम से भी जानी जाती है। कई एक बार क्लास में बताया हूं, काशी अब उनके नाम से भी जानी जाती है। यानी काशी का नाम आते ही बिस्मिल्लाह खान याद आ जाते हैं, परिचय देने की जरूरत नहीं है कि काशी क्या है ना। इसीलिए बाबा काशी विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरा है। क्लियर? चले आगे। ये आपका था ना, किनका? लास्ट प्रश्न इस बताएंगे। बिस्मिल्लाह खां जब अपने छोटे थे तो वो अपने दादा की जब सब कोई शहनाई बजा के चले जाते थे, तब वो छोटी बड़ी शहनाई को फूक फूक कर बजाते थे और देखते थे किसमें से मीठे स्वर निकल रहे हैं, और जिसमें से नहीं निकल रहे थे उसको उन्होंने रद्द करते हुए आगे बढ़ जाते थे। जिसमें से उन्हें मीठी शहनाई, तो उन्हें पता चल जाता था कि हाँ ये मेरे दादा की शहनाई है। रॉन्ग, अब भी अधूरा रह गए हैं। चलें, ये पहले हाथ उठाया। इस कथन का आशय यह है कि बिस्मिल्लाह खां भी अपने दादा की तरह अच्छे शहनाई वादक बन चुके थे। उनके शहनाई से भी अच्छे सुर निकलने लगे थे। वाह, राइट। यानी मीठी शहनाई जब यंग हुए बिस्मिल्लाह खां और अपने नाना और मामा के तरह ही शहनाई बजाने लगे थे, और बचपन में जिन शहनाइयों को अपने बहुत सारे शहनाइयों में अपनी नाना की मीठी वाली शहनाई ढूंढा करते थे, इसीलिए कहा गया है कि उनकी मीठी वाली शहनाई जो है उनके हाथ लग चुकी है। यानी यंग होने पर ना अपने नाना जी के जैसा ही उनके शहनाई से आवाज आने लगी थी, इसीलिए कहा गया है। ये कथन स्पष्ट इन्होंने किया है। राइट, चले मम्मी दूसरा पीडीएफ में और प्रश्न क्या है। चले, अब मिलीजुल प्रश्न रहेगा, एक पास नहीं है। ये वाला है ना, ये तो एमसीक्यू आ गया। नहीं, उसी के नीचे था। कौन सा है? अगला 2 पीडीएफ था। अरे 9 का ना 2 था। इसका भी 2 था, नहीं था। नीचे से पूछिए, ऊपर कीजिए। ठीक, चलिए आप इससे स्टार्ट होगा। बताएंगे संगतकार काव्य के आधार पर बताइए कि संगतकार द्वारा स्थायी को संभाल रखने की तुलना किन किन बातों से की गई है। जब मुख्य गायक अंधेरे की चौटील चानों में गाया करने लगता था, तब
उसके सुर छूटने लगते थे, उसका गला साथ उसका नहीं देता था, उसकी प्रेरणा उसके साथ छोड़ने लगते थे। तब संगतकार उसके स्थायी भाई को संभाले रखता था, उसे एहसास दिलाता था कि वह उसके साथ वह अकेला नहीं है। फिर उसने हाथ उठाया था, बोलो। संगतकार के द्वारा स्थायी संभालने वाले की तुलना दो बातों से की गई है। पहला तो वो जब स्थायी संभालते थे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ सामान वो समेट रहे हो, और या फिर वो याद दिलाते हो उनका बचपन जब वो नौसिखिया थे। चलिए, सब भाव याद था, इसको सही शब्दों से, है ना, विस्तार करोगे, है ना, तुम्हारा सही है ना। उसके गायन के उपरांत जब गायन कर लेता है संगतकार, मुख्य गायक जो है जब संगीत बजा लेता है तो उसके छूटे हुए सामान को बिटोरने से है। देखिए सबसे नीचे ऐसे है, नहीं उसी वैसे ही। ठीक, नहीं भाई यहीं पे किन किन उनके संभाल रखने की तुलना किन किन बातों से की गई है। तो गायन के उपरांत, गायन के बाद उनके छूटे हुए सामान का दायित्व समझता है जो संगतकार होता है, वो मुख्य संगतकार का, मुख्य गायक का सामान का रखवाला का जिम्मेवारी उस पे होता है, वो अपना दायित्व समझता है। और दूसरा क्या, उसको याद दिलाता है कि जब भटक जाता है अपने सुर के तानों में, तो वो याद दिलाता है उसके बचपन के, नहीं अस्थाई को संभाले रहता है, और वो याद दिलाता है उन दिनों का जब वो नौसिखुआ था, है ना, उन दिनों के। ये दो बातों से की गई है, बुक में भी लिखा हुआ है स्पष्ट, तुम लोग सब भूल जाते हो। चले आगे। नीचे ऊपर पढ़े जिनका नंबर है, चले आप पढ़े जल्दी। और पाठ बाल गोविंद भगत में पहले प्रश्न पढ़े हैं, प्रश्न भी पढ़े हैं। हाँ, तो समझ में आ गया। बाल गोविंद भगत में, बाल गोविंद भगत पाठ में अपने पुत्र से अधिक स्नेह रखने के उपरांत भी बाल गोविंद भगत उनकी मृत्यु के उपरांत उन्हें गले नहीं लगाया। बाल गोविंद भगत अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी तब उन्होंने शोक न मना के उत्सव की तरह मनाया। वह अपने पुत्र के मृत्यु के समय गाना संगीत गाएं और उसे उत्सव की तरह मनाया। उनका यह मानना था कि मृत्यु आत्मा से परमात्मा का मिलन है। चलो चलो ठीक है, भाव थोड़ा बताओ। बाल गोविंद नहीं, जो बात नहीं उसने नहीं कहा वो बता। बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र के ऊपर एक सफेद चादर चढ़ा के उसके चारों तरफ तुलसी दल बिखेर कर उसके गीत गाया। और गले क्यों नहीं लगाया? गले क्यों नहीं लगाया? हाँ। क्योंकि वो सभी मतलब यही जवाब नहीं दी है। वो अपने गृहस्थी से मतलब बाहर आ चुके थे। वो एक संत थे, जिस कारण वो अपने पुत्र के प्रति उन्हें मोह नहीं था, प्रेम था। वो उसे अपने पुत्र को चले। और तुम बतंगर बना रहे हो, बोलो। बाल गोविंद मानते थे कि ये अपने उनके पुत्र की जो मृत्यु है वो परमात्मा की इच्छा है, इसलिए वो उनको गले नहीं लगाते हैं। और विरहनी आत्मा जो, ये आत्मा जो है विरहनित आत्मा, विरह में अपने प्रभु से बिछड़ के मनुष्य के तन में आई है और ये प्रभु से मिलने के लिए हमेशा तड़प रही है। विरहनी आत्मा है और इसलिए उत्सव मनाया कि खुशी मनाई कि जो विरहनी, मेरे पुत्र की विरहनी आत्मा थी वो ईश्वर से मिल गई है ना। और ये उत्सव मनाने का समय है। ये थोड़ा सा बात तुमको स्पष्ट करना था। बाकी सब सही बोली हो, सही है। तुम चलो अधूरा स्पष्ट करो। हम तो पहले बोले कि स्पष्ट करो, अधूरा तुम लोग करते हो। नीचे सर, नीचे ऊपर। चलिए, ये भी 4 नंबर के प्रश्न है, विस्तार से वो उत्तर देंगे ढंग से। इनका था, बोलो। जापान में जब
जापान में जब हिरोशिमा और उस अस्पताल को देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोगों वहां देखो यहाँ पे पहले पढ़ रही हो, प्रश्न पढ़ रही हो ना? हाँ पढ़ो, जोर से पढ़ो। चलिए। आज लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे, उन्हें देखकर यह प्रत्यक्ष हुआ कि अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। हाँ। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर प्रस्तुत कथन के विषय में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है क्योंकि अनुभव अपने अंदर की व्यवस्था और अकुलता को बाहर निकालने में उतना सक्षम नहीं रहता जितनी अनुभूति। अनुभूति ज्ञान को बोधिस्ता से आगे संवेदना में पहुंचाकर लेखन में मदद करती है। जब हिरोशिमा और वहाँ के पहले अनुभव और अनुभूति में दो शब्द में अंतर बताओगी? तो एक का बता दी, अनुभव का बताइए। अनुभूति क्या चीज है बताओगी? अनुभव का तो तुम बताइए, अनुभूति क्या है, दोनों को, तब ना उसका विश्लेषण करोगी। अनुभव घटित का होता है पर अनुभूति उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो लेखक के साथ कभी हुआ ही नहीं है। वही ज्वलंत। और लेखक क्या करता है? उसको आत्मसात कर लेता है। हाँ। जो लेखक के साथ कभी घटित ही नहीं हुआ है। तो आत्मसात कर लेता तो लेखक पर क्या प्रभाव पड़ता है भी बताओगी ना? जब हिरोशिमा में बम नहीं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आत्मसात कर लेता है लेखक किसी घटना को, उस अनुभूति होती है, अनुभव से गहरी चीज अनुभूति होती है। तो अनुभूति क्या चीज है? तो आत्मसात कर लेना किसी चीज का। आत्मसात का मतलब हमारे साथ हुआ हो, जैसा वो समझ लेना वो घटना हमारे साथ साक्षात हुआ है तो अनुभूति होती है। और जब अनुभूति होगी तो क्या होगा? लेखन में मदद करती है। लेखन में उसके बेचैनी होगी। हाँ, तो वो आकुलता होता है। आकुलता होगा, बेचैनी होगी। अपने आकुलता को दूर करता है। तो लिख कर ही उस आकुलता को, बेचैनी को दूर करता है ना? और मैं क्यों लिखता? पाठ के आधार पर प्रस्तुत कथन के विषय में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। जब लेखक जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा जाता है तो वहाँ पर बम विस्फोट से घायल व्यक्ति को देखता है, पर उस समय उसे अनुभूति नहीं होती है और उस समय वो लेखन भी नहीं करता क्योंकि उस समय उसे अनुभूति की कमी होती है। और जापान में जब हिरोशिमा में घटना घटी थी तो अखबार में भी पढ़ा था। हाँ। उन्हें अनुभव हुआ था, अनुभूति नहीं हुई थी, है ना? जापान की यात्रा पे भी जाते हैं, जापान की यात्रा तो हॉस्पिटल में भी वहां के मरीजों को देखते हैं जिस घटना से आहत हुए थे, है ना? उस मरीजों को भी देखते हैं तो वो अनुभव ही रहता है, उन्हें अनुभूति नहीं होती। अनुभूति कब होती है? उस समय वो लेखन नहीं करता है। जब वो एक जापान में सड़क पर जा रहा था तो बड़े पत्थर पर उजली परछाई देखा। उसने अनुभव किया कि यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा होगा और बम विस्फोट के दौरान वह हानिकारक पदार्थों से उड़ गया, रेडिएशन। हाँ चलो ठीक। जिसका वहाँ छाप पड़ गया। उस समय उसको प्रत्यक्ष अनुभूति और उसे लिखने में मदद किया और तुरंत ही उन्होंने अनुभूति हुई और उन्होंने वहां से भारत की यात्रा के दौरान ही, है ना, हवाई जहाज में ही लिख लिया अनुभव को अपने। चले छोटा कर लो। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि नवाब साहब के व्यवहार किस वर्ग पर व्यंग करता है? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब का वर्ग अपने किस वर्ग पर व्यंग करता है? कौन सा वर्ग पे व्यंग किया गया है? व्यंग्यात्मक कहानी है तो किस वर्ग पर लेखक ने व्यंग किया है? बताने दो, तुम लोग तुरंत हाथ उठा दिए। वो अपनी नवाबी पंक्ति को दर्शा रहा है इसमें। चलो पहले सूरज। लखनऊ के नवाबों पे व्यंग किया गया है। लखनऊ अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब ने लखनऊ के नवाबों पे व्यंग किया है जो अपनी जिनकी नवाबों पर केवल बोलेंगे चलो आदित्य।
बनावटी और दिखावटी जीवन शैली पर व्यंग किया है। समानती जीवन जय, हाँ ठीक है, आगे ऐसे लोग जो अपने समानती, सामान्य जीवन को छोड़कर हाँ वर्ग पे, समानती वर्ग पर। पहले तो समानती वर्ग का मतलब क्या हो गया? जो राजा के जैसे ठाट बाट पे रहते हो, राजा के संपर्क में रहते हैं, है ना, और अंदर से खोखले होते हैं लेकिन दिखावटी जीवन, तो ऐसे लोगों को समानती वर्ग के लोग, ऐसे समानती वर्ग के लोग पहले राजा के संपर्क में होते थे, तो वास्तव में उनका उस प्रकार का रहन सहन था, दिखावा नहीं था, वास्तविकता था। लेकिन ये कई एक बार बताया गया है, ये वर्षों पूर्व ये समानती वर्ग क्या हो गया? समाप्त हो गया है। इसके बावजूद भी लखनऊ में, है ना, दिखावा वाला व्यवहार रह गया है। तो चले आगे, किसी को नहीं, आगे चले, आगे किनका है? चले आगे बताएं। बाल गोविंद भगत ने निम्न सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उन्होंने जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो उस पर शोक मनाकर उत्सव मनाया है। साथ ही साथ अपनी पुत्र वधू को अपने पास अपनी सेवा के लिए न रखकर उसके भाई को बुलाकर उसके घर भिजवाकर बोला कि इसकी पुनर्विवाह करवा देना, जो एक सामाजिक रूढ़िवादी को खत्म करने के लिए था। एक और पॉइंट रुक जाओ, बोलना। शब्द का चयन नहीं है, केवल भाव चल रहा है। चल ठीक, पहले बोलने दो इसको। चलो सूरज बोलो। अपने पुत्र की मृत्यु पर अपने खुद न आग देकर अपने पुत्र वधू से देह का आग दिलवाना एक सामाजिक रूढ़ी थी, जिसको उन्होंने अपने पुत्र वधू के स्त्री से आग दिलाना एक समाधान। हाँ, उस समय समाज में औरतों के द्वारा दाह संस्कार कराना, है ना, समाज के विरोध था, और उन्होंने समाज इसका उल्लंघन करके ये काम अपने पुतोहू से करवाया था। अपने पुत्र का दाह संस्कार अपने पुतोहू से कराया था, और विधवा पुनर्विवाह के रूप में, है ना, सामाजिक ये जो समस्याएं थी, क्यों कि विधवा का जीवन अधिक दुखदायी और, है ना, कठिनाइयों से भरा होता है, इसलिए ने अपने पुतोहू का पुनर्विवाह के रूप में समाज में एक नया संदेश दिया। चले ठीक, क्या था? हाँ, पहाड़ों पर, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। पहाड़ों पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का जीवन अधिक कठिनाई से भरा है। उन कठिनाइयों का निवारण। माइक स्टार्ट, माइक में बोलेंगे। सना सना हाथ जोड़ी में लेखिका ने यह बात सिद्ध किया है कि पहाड़ों पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का जीवन अधिक कठिन है। लेखिका जब गंगटोक भ्रमण के लिए जाती है तो वहाँ पर देखती हैं कि स्त्रियाँ पहाड़ों पर काम करती है। स्त्रियाँ पत्थरों को तोड़कर मार्ग का निर्माण करती है। ऐसा ही दृश्य पलामू और गोमला के जंगलों में देखने को मिलता है, जहाँ पर स्त्रियाँ बच्चे को अपने पीठ पर बांधकर जंगलों में तेंदुए के पत्ते ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती हैं, और पहाड़ों पर तोड़कर जब मार्ग का निर्माण करती है तो वो अपने जीवन देखिए, आप लोग यही करते हैं कि प्रश्न कुछ और रहता है, उत्तर कहीं का, किसी प्रश्न का उत्तर यहाँ दे रहे हैं, प्रश्न यहाँ पर कुछ और है। किनके पास उत्तर है? बोले। हाँ बोले। स्त्रियों को अपने अपने गृह कार्य के साथ साथ अन्य कार्य को भी करना पड़ता है, जैसे पहाड़ों पर बच्चों को अपने पीठ पर बांधकर रास्तों को चौड़ा करना है। चलिए, ऐसे भी नहीं होगा, चले। पहाड़ों पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का जीवन बहुत दुर्गम होता है, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह तो। दुर्गम का मतलब क्या होता है? दुर्गम मतलब उनका पुरुषों की अपेक्षा बहुत कठिनाइयों से उनका हमारा जीवन होता है। गम मने दुर्गम मतलब कठिन, और दुर्गम मने रास्ता होता है। जो कठिन रास्ता होता है उसको दुर्गम बोलते हैं। ऐसे ऐसे शब्द। हाँ बोलो। नहीं समझ में आया प्रश्न? प्रश्न में नहीं समझ, प्रश्न अगर समझा दिया जाए तो उत्तर कहीं मिले, मैं समझाता हूं और इसके बाद उत्तर देंगे
अगर आप सब में से कोई उत्तर न दें तो ऑडियंस से मैं कहूंगा इस प्रश्न का जवाब दें, और उनके तरफ ये माइक होगा और ये जवाब देंगे, चाहे 10 हो 9 हो। देखते हैं कहां से इस प्रश्न का जवाब आता है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न। पहले प्रश्न समझे। पहाड़ों पे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का जीवन अधिक कठिनाइयों से भरा होता है। पुरुषों की अपेक्षा, पुरुष से तुलना किया गया है। पहाड़ पे जो पहाड़ी इलाके में पुरुष रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, उनका जीवन पुरुषों की अपेक्षा अधिक कठिनाइयों से भरा होता है। पर प्रश्न समझेंगे, उन कठिनाइयों का निवारण वे कर्तव्य प्राणता से ही करती हैं। कर्तव्य अपना समझती है, प्राणता। जब कल भी तुम लोग क्लास में बताए हो या नहीं बताए, कर्तव्य प्राणता क्या होता है, इस कर्तव्य शब्द में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ। कर्तव्य प्राणता से ही निभाती हैं। पाठ साना साना हाथ जोड़ी के आधार पर 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अगर अब समझ में आया है तो जवाब देंगे। कर्तव्य प्राणता से स्त्री उस निभाती हैं, उस बताएंगे, बोले लास्ट चांस। पहाड़ी पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का जीवन अधिक कठिनाइयों भरा होता है, और क्योंकि स्त्रियां जो हैं वो मातृत्व साधना के साथ साथ श्रम साधना भी करती हैं, और उन कठिनाइयों भले ही उनको उससे कम पैसे मिलते हो, परंतु वो समाज को अधिक। इधर मत भटको, तुम जा रहे थे सही, हिंट दे रहे हैं, तुम सही जा रहे हो, थोड़ा बोलते जाओ। जिस प्रकार माता का कर्तव्य पुत्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति भी होता है, और उसके साथ साथ भी वो समाज के लिए भी कुदाल चलाकर श्रम साधना कर अपने कर्तव्य को। कोई भी स्त्री का क्या धर्म होता है? मातृधर्म। चले, और ये लास्ट प्रश्न है। ऑडियंस में से कोई कहना चाहे जवाब तो बोले ना। चले, मनीषा के तरफ कैमरा। इस प्रश्न का जवाब मनीषा देगी और बताएगी कर्तव्य प्राणता क्या है। सही जा रहा था, नहीं गलत। माइक यहाँ पे है, वीडियोग्राफी जाकर सुनोगे। हाँ बोल रहे इसमें बोलो। और धन उपार्जन भी करती हैं, जिससे कि और जो पहाड़ों को रास्ता चौड़ा करने में वो अपने पत्थर पे बैठकर पहाड़े तोड़ती हैं, और साथ ही साथ उनके बच्चे भी उनके साथ उनका काम करवाते हैं। चलिए ठीक है, चलिए बताता हूँ कर्तव्य प्राणता क्या होता है। जो अपने कर्तव्य, स्त्री धर्म क्या है कि मातृधर्म और श्रम साधना दोनों एक साथ करती है। आपने सही रास्ते पे था। उसको कैसे? तो वो घर गृहस्थी का काम करके जंगल जाती हैं, जलावन की लकड़ी लाती हैं, पशुओं को चराती हैं। तो हाँ, तो घर गृहस्थी तो पशु नहीं, पूरा 4 नंबर ऐसे थोड़े मिलेंगे, विस्तार नहीं लिखोगे तो। पशुओं को चराती हैं, है ना, और नदियों से पानी लाती हैं, खाना बनाती हैं, और इसके बाद सड़क पे जाकर परिश्रम करती हैं, अपने बच्चों को, है ना, पीठ पर बांध कर परिश्रम करती हैं, और इसीलिए कर्तव्य इस प्रकार निभाती हैं। पूरा विस्तार करेंगे। आप बोलेंगे कि एक लाइन में लिखेंगे तो कभी नंबर, आप लोग यही गलती करते हो। 1 नंबर हमने तो सही लिखा है सर, नंबर काट देते हैं, यही कमी है। अपनी गलतियां स्वीकार करो। चलिए, इसी के साथ क्लास 10 का वाद विवाद प्रतियोगिता समाप्त करता हूं।